साथियों, मैं आप लोगों के सामने सनराइज शिक्षा समूह की ओर से मुखातिब हुआ हूँ। नई शिक्षा नीति को आयाम देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के कुछ तथ्य लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, हम समय का जाया नहीं करते हुए सीधी बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी एक भाषा है और हम लोग भाषा की बात करें तो हिंदी बाद की बात है। हिंदी से पहले तो हमें भाषा के बारे में जानना होगा, भाषा क्या है। तो आज हम बात करेंगे भाषा के सामान्य परिचय के बारे में। भाषा का सामान्य परिचय, भाषा क्या है। हम लोग बात करेंगे भाषा की। भाषा के सामान्य परिचय में भाषा की बात करेंगे। ये भाषा शब्द कहाँ से आया और भाषा शब्द किस रूप में और कहाँ से लिया गया है। भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु से लिया गया है। अब धातु क्या है? धातु एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द धातु है। अब संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा मूल भाषा है, जो सबसे पहली जिसको जननी मूल भाषा के रूप में माना जाता है। ये मूल भाषा है, संस्कृत मूल भाषा है। तो हिंदी में इस धातु को क्या कहते हैं? हिंदी में इस धातु को कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब करना या होना पाया जाता है। ये बाद की बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उनसे पहले हम अभी भाषा के इस तथ्य से जुड़े हुए हैं और भाषा के बारे में ही बात करेंगे। तो भाषा भाष धातु से लिया गया शब्द है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत मूल भाषा है और धातु का मतलब होता है क्रिया। अब भाषा क्या है? भाषा एक अध्वन्यात्मक इकाई है। क्या है? अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई का हम संधि विच्छेद के रूप में इनका अलग अलग रूप करके अर्थ निकालेंगे। ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। ए का मतलब आपको पता ही है, उपसर्ग के रूप में हमेशा नहीं माना जाता है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज या बात। ये आत्मक का मतलब होता आत्मा, जैसे कि मन का स्वरूप या मन की बात। मन का स्वरूप या मन की बात। जो मन की बात होती है, जो अपनी आवाज होती है, उसको दूसरों के सामने समक्ष रूप से, नहीं का मतलब बात का मतलब सार्थक रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात को किसी प्रकार से हम दूसरों के समक्ष पेश कर सकते हैं। तो ये होती है भाषा। अब बात करेंगे हम लोग भाषा के बारे में। भाषा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, भाषा कितने प्रकार की होती है, ये भाषा कहाँ से आती है और हम लोगों को भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है और हमारे लिए भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भाषा की परिभाषा के बारे में। अब हमें यह तो पता चल गया भाषा क्या है। भाष धातु से लिया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा मूल भाषा या जननी कहा जाता है और धातु का मतलब हिंदी में क्रिया होता है। और क्रिया के बारे में आगे हम हिंदी से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तथ्य पर हिंदी साहित्य तक, काव्य खंड तक हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं, दूसरों के साथ में साझा करते हैं, दूसरों के साथ में लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं, वही भाषा कहलाती है। अब आप लोगों को यह तो पता चल गया, हम हमारी बात को दूसरों के साथ साझा करते हैं, लेन देन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, या
आदान प्रदान करते हैं। ये सारे शब्द एक ही है, या आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। वैसे भाषा की सीधी बात करें तो भाषा एक साधन है। साधन का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान से, एक समूह से दूसरे समूह तक अपने विचारों को पहुंचाने का, अपने विचारों को बोलने का, अपने विचारों को दूसरों के साथ में साझा करने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है, और वही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा एक प्रकार की क्या है? साधन है, एक रूप से माने तो। अब हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषता के बारे में। भाषा की क्या क्या विशेषताएं? भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता के बारे में। भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं? भाषा कहां से हमें प्राप्त होती है, और हम भाषा को, हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, हमें किस रूप से दूसरों के समक्ष पेश आना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। बात करते हैं भाषा की विशेषता के बारे में। भाषा की क्या क्या विशेषता है, ये भाषा कहां से है? एक नंबर पे बात करेंगे हम लोग, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे? अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। भाषा प्राप्त की जाती है, भाषा एक दूसरे से सीखी जाती है कि कहां क्या बोलना है, कहां किसे किस प्रकार की बात करनी है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा जाता है। अर्जित का मतलब होता है उनसे प्राप्त करना, उनसे ग्रहण करना। तो अब बात यह बनती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा का अनुकरण किया जाता है। अब अनुकरण क्या होता है? अनुकरण दो रूप, अनुकरण के दो रूप है। अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। दो रूप कौन सा? एक रूप होता है उच्चारण और दूसरा रूप होता है लेखन। पहला रूप है उच्चारण और दूसरा रूप है लेखन। हमने भाषा को अर्जित कर लिया, दूसरों से भाषा को प्राप्त कर लिया। अब भाषा का उच्चारण, दूसरे के सामने उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। अब दूसरों के सामने बोलना क्या है? जो भाषा हमने अर्जित की, जो भाषा अर्जित संपत्ति थी, हमने दूसरों से प्राप्त की, वही भाषा अब दूसरों के सामने हम उच्चारण के रूप में पेश करेंगे। दूसरी बात है लेखन। लेखन का मतलब होता है लिखना, सही शब्दों का लेखन। भाषा अर्जित संपत्ति से लिखा गया, दूसरों से जिस प्रकार से अर्जित करेंगे वो दूसरों के समक्ष, दूसरों के सामने लिख करके भी प्रकट करेंगे। ये तो थी भाषा एक अर्जित संपत्ति, मतलब प्राप्त की थी हमने दूसरों से। जिस प्रकार जैसी भाषा हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसे परिवार में रहेंगे, जैसी भाषा प्राप्त होगी हमें, वो दूसरों के समक्ष हम पेश करेंगे। तो ये तो थी भाषा एक अर्जित संपत्ति। अब दूसरी बात आती है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दूसरा टॉपिक लेंगे, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा था भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमने पहले में पढ़ा था भाषा अर्जित संपत्ति, और ये दूसरा टॉपिक है भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार से? सामाजिक प्रक्रिया का मतलब होता है जो व्यक्ति समाज में रह करके, जो व्यक्ति समाज में रह करके जो व्यक्ति समाज में रह करके सभ्य भाषा सीख कर दूसरों के सामने के समक्ष प्रेषित करता है, वह सामाजिक प्रक्रिया
कहलाती है। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, अर्जित संपत्ति मतलब जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद में जो उनको उनके मम्मी पापा उनके परिवार वाले जो उनको जो बातें सिखाई जाती हैं वो उनके लिए अर्जित होती हैं, और वो उन चीज़ों को अर्जित करके दूसरों के समक्ष पेश करता है, दूसरों के सामने बोलता है। तो दूसरा टॉपिक है भाषा एक सामाजिक। भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा कैसे बोली जाती है। दूसरा टॉपिक है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार से है? दूसरा, परिवार से बड़ा होता है समाज। जिस प्रकार जो व्यक्ति जैसे समाज में रहता है उन्हीं के अनुसार वो सब ये भाषा सीख करके दूसरों के सामने दूसरों के समक्ष प्रेषित करता है या दूसरों के सामने बोलता है, वह सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। अब तीसरी बात करेंगे भाषा। तीसरा है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। हमने पहले में पढ़ा भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात थी भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, वो परिवार से सीखी जाती थी, ये समाज से सब ये भाषा सीखी जाती है। अब भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप का मतलब होता है भाषा का कोई अंग्रेजी में जैसे कहते हैं लास्ट स्टेज, जैसे कि भाषा का अंतिम स्वरूप, मानो भाषा आई थी हमारी हिंदी भाषा आई थी 1050 में, तो 1050 के बाद में हमारी भाषा का ये बात नहीं है 1050 में जो जो बिंदु लिए गए थे आज वही बिंदु है, उसमें जो जो शब्द लिए गए थे आज वही शब्द है। नहीं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा में हमेशा नए शब्द जुड़ते रहते हैं, इसीलिए भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। जैसे कि घुसपैठ, आतंकवाद, ये शब्द है, ये बाद के शब्द है, बाद में जुड़े थे 1050 के, तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा हमेशा दूसरों के साथ में और भी अन्य शब्द जोड़ती रहती है। अब चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम इनके बारे में ही, भाषा परिवर्तनशील होती। भाषा परिवर्तनशील होती है। चौथी बात ये है, उसमें था पहला था भाषा अर्जित, दूसरा था भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा था भाषा का अंतिम स्वरूप, और चौथा है भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव किस प्रकार से आता है? जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहां अलग अलग भाषा बोली जाती है। अपने आसपास का निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अपने जैसी भाषा बोली जाती है, और हम अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहां भाषा में परिवर्तन होता है, वहां भाषा में बदलाव होता है। वही भाषा में परिवर्तनशील भाषा कहलाती है, वही भाषा में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार कहते हैं मुख मुख में वाणी और कोश कोश में पानी बदलता है, उसी प्रकार ये भाषा भी परिवर्तनशील होती है और बदलती रहती है। आगे पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा का मानक स्वरूप होता है। जिस प्रकार से भाषा परिवर्तनशील थी, भाषा अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर भाषा बदलती थी, उसी प्रकार भाषा का एक मानक स्वरूप भी होता है जिसमें भाषा निश्चित रहती है, उसमें बदलती भी नहीं है। किस प्रकार से? जैसे भाषा की लिपि होती है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो ये कितने भी साल कितने भी वर्ष बीत जाए लेकिन हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तो देवनागरी ही रहेगी। आगे दूसरी बात, हमारी भाषा की जो मात्राएं हैं वो कभी नहीं बदलती है। मात्राएं जैसे कि हमने लिख दिया ए आ ई, तो ये भाषा की मात्राएं हैं, तो ये मात्राएं कभी बदलने वाली नहीं होती हैं, इसीलिए भाषा का मानक स्वरूप होता है। तो ये ही भाषा का मानक स्वरूप कहलाता है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है एक और, तो दूसरी ओर भाषा का मानक स्वरूप भी होता है। एक और भाषा अर्जित संपत्ति है, तो दूसरी ओर भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तीसरी ओर भाषा में अलग अलग, मैंने इसमें बताया था भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव आता है, उसी प्रकार भाषा का मानक स्वरूप भी होता है। तो हमने ये भाषा के बारे में 5 पढ़े और उसके आगे 6ठे नंबर पे है भाषा को सीखने का मनोविज्ञान दृष्टिकोण।
अब हम दूसरा तथ्य पढ़ेंगे, भाषा को सीखने का मनोविज्ञान दृष्टिकोण। पहले मैं पढ़ी थी भाषा की विशेषताएं और विशेषताओं के 6 अलग अलग रूपों का वर्णन किया था। अब हम पढ़ेंगे भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से, जिस प्रकार हम भाषा का अनुसरण करते हैं, भाषा को सीखते हैं, उनके सीखने का जो हमारे मन के भाव है, हमारी जो दृष्टि, हमारे जो सीखने का तरीका है, जो ढंग है, जो रीति रिवाज है, उन रिवाजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मनोविज्ञान दृष्टिकोण से भाषा सीखने के 3 अलग अलग रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। सबसे पहला इनका रूप दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण माने गए हैं, जिसमें पहला दृष्टिकोण ये माना जाता है जिज्ञासा, आदमी की जिज्ञासा। दूसरा दृष्टिकोण माना गया है अनुकरण, और तीसरा है अभ्यास। ये 3 दृष्टिकोण माने गए हैं, जिसमें पहला दृष्टिकोण जिज्ञासा। जब आदमी का मन होगा, जब आदमी की जिज्ञासा होगी, जब आदमी का चिंतन सही रूप से काम करेगा, जब आदमी सोचने लग जाएगा कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, जब उनकी जिज्ञासा, जब उनकी रुचि बढ़ेगी, तब वह उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण है सीखने का, वो पहला दृष्टिकोण है, वो जिज्ञासा है। जब आदमी की जिज्ञासा होगी, उसके अनुरूप ही वह आसानी से कार्य कर पाएगा। जिस कार्य को करने के लिए हम लोग अपनी रुचि प्रदान करते हैं, वो कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहला दृष्टिकोण हमने जिज्ञासा दिया। दूसरा दृष्टिकोण है अनुकरण, किसी चीज का अनुकरण करना। जिस प्रकार विद्यालय में प्रार्थना बोली जाती है, और प्रार्थना में जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, तो पीछे की पंक्ति वाले उस चीज को दोहरान करते हैं, जो आगे वाले 3 बच्चे बोलते हैं उनके पीछे दोहरान करते हैं, वही अनुकरण। किसी चीज का दोहरान करना, किसी चीज को दूसरी बार पढ़ना, रिपीट करना, वही अनुकरण होता है। और वो चीज अनुकरण करने से हमें आसानी से याद हो जाती है, वह अनुकरण कहलाता है। तो दूसरा मनोविज्ञान दृष्टिकोण अनुकरण माना जाता है। तीसरा अभ्यास। जिज्ञासा और अनुकरण के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम अभ्यास के बारे में। अभ्यास क्या कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। अभ्यास को मतलब होवे करत करत अभ्यास के, जितना अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। मतलब बहुत बड़ा पत्थर होता है जो कुएं पर लगा हुआ होता है, रस्सी आते और जाते उन पे भी निशान लगा जाती है। उसी प्रकार अभ्यास करने से हर कार्य संभव होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होती है, तो वो सारी चीजें हम अभ्यास के माध्यम से, उनके ऊपर कठिन परिश्रम करके हम उनके ऊपर अपना जो अधिकार है वो जमा सकते हैं। तो ये तीसरी मनोविज्ञान दृष्टिकोण है। इन 3 मनोविज्ञान दृष्टिकोणों से हम अपनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। जिज्ञासा होगी तो आसानी से शिक्षा हासिल हो जाएगी। कई व्यक्तियों की जिज्ञासा नहीं होती है, वे व्यक्ति अनुकरण करते हैं, मतलब एक दूसरे को देख करके उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो उस अनुकरण के माध्यम से भी वे शिक्षा हासिल करते हैं। और ये दोनों चीजें नहीं होती हैं कि उनको जिज्ञासा मतलब के माध्यम से भी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं और किसी का दोहरान करने से भी नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को हमेशा अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने से सारी चीजें हासिल हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मुख्य टॉपिक। हमने भाषा की विशेषता पढ़ी, फिर भाषा का मनोविज्ञान दृष्टिकोण पढ़ा। अब भाषा के विकास क्रम के बारे में बात करेंगे। भाषा का विकास क्रम होता है आदमी का योग्यता कौशल होता है, भाषा सीखने की जो विधि होती है वो ही भाषा की जो सीखने का जो हुनर होता है वही भाषा का विकास क्रम कहलाता है। अब विकास क्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विकास क्रम होते हैं। पहले नंबर पे सुनना, दूसरे नंबर पे बोलना, तीसरे नंबर पे पढ़ना, चौथे नंबर पे लिखना या सीखना। एक ही बात। हाँ जी, 1 नंबर पे सुनना। अब सुनेंगे क्या और किस प्रकार से? विकास क्रम के आधार पे जिस प्रकार जब एक छोटा बच्चा होता है उनको बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, और वो जब घर में बातचीत होती है तब वह सुनता है, उस समय उनको ऐसा लगता है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं।
जिस प्रकार से हमारे कोई चीज सीखी हुई नहीं होती है और हम एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। तो जब वे बात करते हैं आपस में तब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये सुनने का कौशल है, उनको सुनेंगे आसानी से और वो चीजें हमें समझ में आ जाएगी। तो भाषा का विकास वहीं से होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार जैसा सुनेंगे वैसा उन्हीं के अनुरूप हम लोग वापस बोलेंगे। तो वो सुनने वाला क्रम ही विकास क्रम का पहला रूप हो गया। अब होता है बोलना। जिस प्रकार भाषा को सुनेंगे और वो आपस में बातें करेंगे, उनके अनुसार जिस प्रकार के जैसे समावेश में हम लोग रहेंगे उसके अनुसार वापस सुनने के बाद में उसका उत्तर देना भी जरूरी है। तो उन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग वहीं से वो भाषा के रूप में सीख करके उनके अनुसार ही बोल करके उनको उत्तर देंगे। तो पहले सुनेंगे फिर हम लोग बोलेंगे। ये सीखना विकास क्रम के अनुसार सुनना और बोलना ये दो कौशल है। उसके बाद में पढ़ना। अब शुरुआत में जब छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल विद्यालय परिवार में जाता है, उस समय उनको पढ़ना, जो चीज पढ़ाई जाती है वो नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उनका विकास क्रम जागृत नहीं होता है, वह उन चीजों के कौशलों के प्रति योग्य नहीं होता है। धीरे धीरे वह उन कौशलों के प्रति योग्य हो जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ होता है, उनको जानकारी हासिल हो जाती है और वह पढ़ाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जो चीजें पढ़ पाता है उनके अनुसार ही उन चीजों को वह लिखना सीख जाता है। इसी प्रकार से भाषा का विकास क्रम के ये अलग अलग 4 रूप दिए गए। भाषा के प्रकार पहले नंबर पे पढ़ा था भाषा के तीसरा नंबर था इनसे पहले वाला भाषा का विकास क्रम। उनसे पहले था भाषा का मनोविज्ञान दृष्टिकोण। सबसे पहले नंबर पे भाषा की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था। अब चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा के प्रकारों के बारे में। भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा क्या होती है। देखो, भाषा एक साधन है, मैंने पहले ही बताया था। अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना या आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। अब पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के कहीं जगह पे 3 प्रकार दिए हुए हैं तो कहीं जगह पे 2 प्रकार दिए हुए। हम तीनों प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों प्रकार में सबसे पहला मौखिक। मौखिक भाषा आपने सुना होगा। दूसरे नंबर पे होती है लिखित। कई जगह पे ये 2 प्रकार ही दिए गए हैं, लिखित भाषा। तीसरे नंबर पे आएगी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अब मौखिक भाषा में हम लोग ये जानेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा या मौखिक भाषा का अर्थ क्या है। मौखिक भाषा जो व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करता है, जो व्यक्ति अपने मन की बात को, अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष अपने श्रीमुख से बोल करके प्रकट करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। बोलने की विधि होती है वह मौखिक भाषा कहलाती है, सीधी सी बात है। आगे होती है लिखित। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वह लिख करके अपने विचारों के, अपने मन के जो अभिभाव होते हैं उनको लिख करके प्रकट करता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। आगे सांकेतिक भाषा। जो व्यक्ति लिख करके भी नहीं बता सकता, लिखना भी नहीं आता है, जो अनपढ़ होता है और बोलना भी नहीं आता और अपने मन के विचारों को प्रकट करना चाहता है, वह व्यक्ति संकेतों के माध्यम से समझा सकता है। जैसे कि सांकेतिक भाषा में अनेक रूप दिए गए। जैसे कि मान लो एक पुलिस कर्मचारी जो यातायात साधनों के स्वरूप लगा हुआ होता है, जो सांकेतिक यातायात में लगा हुआ होता है, वह व्यक्ति किसी चौराहे पर खड़ा रह करके इधर वाले जो व्हीकल आते हैं उनको रुकवा करके इनको रवाना करता है। वो सांकेतिक भाषा के अनुरूप कार्य करता है। जिस प्रकार हम भी घर में बैठे रहते हैं तो अपने दिनचर्या कार्यों को करने के लिए अपने इशारों के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं, वह सांकेतिक भाषा होती है। लिखित जो भाषा अभी मैं लिख करके आपके सामने प्रकट कर रहा था, मौखिक भाषा जो मैं आपके सामने बोल करके मुखातिब हो रहा हूँ, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरे ये पढ़ाने की शैली है वो लगभग, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाषा का सामान्य परिचय था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी और व्याकरण के बारे में जानकारी लेकर के आऊँगा और हिंदी और व्याकरण के बारे में बताऊँगा, हिंदी क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। अगला दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल पर